हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 1 एनवायरमेंटल स्टडीज का सेकंड पार्ट पेडागोजिकल कंसर्न्स एंड इश्यूज का CCE टॉपिक यानी कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE, इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इससे पहले के जो टॉपिक्स हैं लाइक कंसेप्ट, सिग्निफिकेंस, लर्निंग प्रिंसिपल्स, एनवायरमेंटल स्टडीज एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस, अप्रोचेज, एक्टिविटीज, एक्सपेरिमेंटेशन एंड डिस्कशन, इन सभी टॉपिक्स की वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट एनवायरमेंटल स्टडीज सीटेट में मिल जाएगी। आप इस प्लेलिस्ट को ओपन करके यहाँ ये वीडियो सीक्वेंस में ले सकते हैं और उनको देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपनी परफॉर्मेंस बूस्ट करने के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.dailybytes.in पर भी विजिट कर सकते हैं, जहाँ आपको सीटेट के प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट और सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे। आप उन पेपर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस बूस्ट कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या सीखा। उसमें हमने देखा कि एक्टिविटी क्या होती है। अ थिंग दैट समबडी डज इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्टिकुलर एम। किसी पर्टिकुलर एम को अचीव करने के लिए जब कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो उसे एक्टिविटी कहते हैं। इसी तरीके से क्लासरूम में भी टीचर्स कुछ एम्स या ऑब्जेक्टिव सेट करके चलती है किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाने के लिए, और उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को पढ़ाने के लिए जो एक्टिविटीज टीचर बच्चों को क्लास में करवाती है, उन एक्टिविटीज को एजुकेशनल एक्टिविटीज कहते हैं। अब वो कौन कौन सी एक्टिविटीज है जो क्लासरूम में करवाई जा सकती है, जैसे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग, एक्सपेरिमेंटेशन, डिस्कशन, स्टोरी टेलिंग, रोल प्ले। ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो ईवीएस के क्लासरूम में करवाई जा सकती है। रोल ऑफ टीचर। अब इन एक्टिविटीज को करवाने में टीचर का क्या रोल रहता है। यहाँ पे टीचर एक फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है, जिसमें वो बच्चों को एनकरेज करता है कि वो एक्टिविटीज में पार्ट ले। इसी के साथ इन एक्टिविटीज को करवाने के क्या बेनिफिट्स होते हैं। इन एक्टिविटीज को करवाने के लिए बेनिफिट्स बहुत सारे, जिसमें से मैंने यहाँ 2-3 मेंशन किए हैं, जो है एनहेंसिव लर्नर्स क्यूरियोसिटी, बच्चों की क्यूरियोसिटी को बढ़ाना, उनमें स्किल्स और वैल्यूज को इनकलकेट करना। इसकी डिटेल वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट जो अभी मैंने आपको बताई थी उसमें मिल जाएगी। आप वहां जाके लेक्चर नंबर 6 उस लेक्चर को देख सकते हैं इस कंसेप्ट के बारे में डिटेल में जानने के लिए। अब हम इस वीडियो का टॉपिक शुरू करते हैं, जो है CCE यानी कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। Continuous and comprehensive evaluation refers to a system of school-based evaluation of students that covers all aspects of students' development. CCE एक ऐसा evaluation system है जिसमें स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को कितने रूप में इवेल्युएट किया जा सकता है, कितने एस्पेक्ट्स उनके हो सकते हैं इवेल्युएशन के, उन सबको कवर करते हुए बच्चों को वो इवेल्युएट करता है। जैसे फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, उनकी ग्रोथ, इन सब की इवेल्युएशन को इंश्योर करता है CCE यानी कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन में जो कंटिन्यूस इवेल्युएशन है उसका मतलब होता है सतत मूल्यांकन, यानी कि कंडक्टिंग एक्टिविटीज एंड असेसिंग चिल्ड्रंस लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑन रेगुलर बेसिस, यानी कि रेगुलर बेसिस पर बच्चों की लर्निंग को इंश्योर करना, असेस करना और एक्टिविटीज जो उनको करवाई जाती है उनको असेस करना। ये एक कंटिन्यूस इवेल्युएशन का मतलब है। बच्चों को कंटिन्यू इवेल्युएट करना, रेगुलर बेसिस पे बच्चों को इवेल्युएट करना और देखना कि उनका डेवलपमेंट किस लेवल पर है और कितना उनको डेवलप होने की जरूरत है। इसे आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन और समेटिव इवेल्युएशन। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होता है ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जब बच्चों को इवेल्युएट किया जाता है वो होता है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। मतलब जब टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ा रही है या कोई एक्टिविटी करवा रही है, उस टाइम पे जब टीचर बच्चों को इवेल्युएट करती है, ये चेक करती है कि बच्चों ने कितना सीखा, बच्चों ने क्या सीखा, बच्चों का कैसा रवैया है इस एक्टिविटी की तरफ, कई बच्चे बोर तो नहीं हो रहे, वो कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्टिविटी में। इन सब चीजों को जब टीचर इवेल्युएट करती है वो होता है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। वहीं दूसरा है समेटिव इवेल्युएशन, जो एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोसेस, यूनिट या फिर टर्म पर करवाया जाता है। यानी कि जब क्लास खत्म हो गई या इंस्ट्रक्शन खत्म हो गई या प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस खत्म हो गया, या जब यूनिट यानी कि जो चैप्टर टीचर बच्चों को पढ़ा रही थी वो खत्म हो गया, या टर्म जैसे फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म होता है, इन टर्म्स के एंड पे जो बच्चों को इवेल्युएट करने के लिए करवाया जाता है, कोई टेस्ट लिया जाता है, कोई एग्जाम लिया जाता है, वो होता है समेटिव इवेल्युएशन। इस तरीके से टीचर बच्चों को रेगुलर बेसिस पे इवेल्युएट करती है। ड्यूरिंग द प्रोसेस जब वो बच्चों को इवेल्युएट करती है वो होता है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, और जब एट द एंड ऑफ प्रोसेस वो बच्चों को इवेल्युएट करती है वो होता है समेटिव इवेल्युएशन। इस तरीके से
पूरे रेगुलर बेसिस पे नियमित तौर पर बच्चों को इवेल्युएट किया जा सकता है। वहीं दूसरा पार्ट है कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन यानी व्यापक मूल्यांकन। इसमें बच्चों के ऑल राउंड डेवलपमेंट या होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की जाती है। जब बच्चों को होलिस्टिक डेवलपमेंट के बेसिस पे इवेल्युएट किया जाता है, ये देखा जाता है कि जो उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, उनकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो, तो वो कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन में आता है। बच्चों की पर्सनैलिटी यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट को इवेल्युएट करने के लिए उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है स्कोलेस्टिक एरिया, जिसमें करिकुलर एरियाज या फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक एरियाज आते हैं, यानी कि जो चीजें बच्चों को पढ़ाई जाती है, जो सब्जेक्ट्स बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, वो सारे स्कोलेस्टिक एरिया में आते हैं। लैंग्वेज, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, जीके, ईवीएस, मॉरल डेवलपमेंट के रिलेटेड जो बुक्स बच्चों को एक्स्ट्रा लगाई जाती है, वो सारी स्कोलेस्टिक एरिया में आती है। और दूसरा पार्ट है को स्कोलेस्टिक एरिया, जिसमें आता है लाइफ स्किल्स, को करिकुलर एक्टिविटीज, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज। ये सारी को स्कोलेस्टिक एरिया में आती है। को करिकुलर एक्टिविटीज यानी कि आर्ट, डांस, होम साइंस, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, गेम्स, ये सारी को करिकुलर एक्टिविटीज में आती हैं और इनको को स्कोलेस्टिक एरिया में इवेल्युएट किया जाता है। इस तरीके से बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट इंश्योर किया जाता है, यानी स्कोलेस्टिक एरिया में भी और को स्कोलेस्टिक एरिया में भी। इसके बाद हम देखते हैं असेसमेंट इन सीसीई। सीसी में अब तक हमने इवेल्युएशन की बात करी थी और सीसी में असेसमेंट की भी बात की गई है। अब हम असेसमेंट की बात करेंगे कि किस तरीके से बच्चों को असेस किया जाता है। असेसमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि जब बच्चों को पढ़ाया जाता है, वो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, उसमें बच्चों को असेस किया जाता है। वो एक इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि अभिन्न अंग है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, एंड hence cannot be seen as final stage in isolation। इसलिए असेसमेंट को हम एक फाइनल स्टेज यानी अंतिम रूप नहीं दे सकते। यानी जब बच्चों को पढ़ाया जाता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की जाती है, एक्टिविटीज करवाई जाती है, तब जब बच्चों को असेस किया जाता है, वो होता है असेसमेंट। क्योंकि ये एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का इंटीग्रल पार्ट है, इसे फाइनल स्टेज नहीं दिया जा सकता, इसका कोई अंत नहीं किया जा सकता। The overall aim of assessment is to gather information to improve the teaching learning process। इसका एक ओवरऑल एम है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना। और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव कैसे किया जाएगा, उसके लिए डाटा कलेक्ट किया जाता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है उसमें ये देखा जाता है कि बच्चों ने कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, बच्चों ने कितना उसमें अपनी भूमिका निभाई, टीचर का उसमें क्या रोल रहा, बच्चों ने उससे क्या सीखा, क्या जिस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए एक्टिविटी करवाई जा रही थी, वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुआ या नहीं। इन सब को ध्यान में रखते हुए डाटा कलेक्ट किया जाता है और उस डाटा को यूज करके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट की जाती है। इसके 4 स्टेजेस हैं असेसमेंट करने के लिए। सबसे पहली स्टेज है गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एंड एविडेंस ऑफ द एक्सटेंट ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की इफेक्टिवनेस को जानने के लिए इंफॉर्मेशन और एविडेंस गैदर करना। जैसा अभी मैंने बताया कि वो एक्टिविटी कितनी फुलफिल रही, बच्चों ने क्या सीखा, क्या ऑब्जेक्टिव्स मीट हुए या नहीं, इन सब को जानने के लिए इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है। स्टेज 2 है रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। जब ये इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है तो उसको बाद में रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड करना यानी कि ये देखना कि जो हमारी कमी रह गई एक्टिविटी में वो कितनी बार हुई, कब कब हुई, बच्चों के पार्ट पे कमी रही या हमारे पार्ट पे कमी रही, इस बात को रिकॉर्ड किया जाता है, एक फॉर्मल रिपोर्ट बनाई जाती है। फिर स्टेज 3 कहती है एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई उसे एनालाइज करना और रिपोर्ट करना। एनालाइज करना मतलब ये देखना कि एक्टिविटी में कमी रही या हमारी इंस्ट्रक्शन में कमी रही या बच्चों का इंटरेस्ट नहीं था क्लास में, इसको एनालाइज करना कि एक्टिविटी में जब कमी रही तो वो क्या कमी रही, वो कमी हर एक्टिविटीज में आई या कुछ कुछ एक्टिविटीज में आई, इस चीज को एनालाइज करना। फिर स्टेज 4 कहती है कि इस इंफॉर्मेशन को यूज करना इम्प्रूवमेंट के लिए, यानी कि डाटा कलेक्शन के बाद जो एक्टिविटीज करवाई जाएंगी उनमें वो कमियां ना हो या जो चीजें पहली वाली एक्टिविटीज में अच्छी रही वो और आगे इम्प्रूव हो, इस चीज को ध्यान में रखते हुए इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई और उसको इम्प्रूवमेंट के लिए यूज किया गया। ये पूरा प्रोसेस होता है असेसमेंट का अकॉर्डिंग टू सीसीई। अब हम देखते हैं कि असेसमेंट को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जिस तरीके से इवैल्यूएशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कंटिन्यूस इवैल्यूएशन को, उसी तरीके से असेसमेंट को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है फॉर्मेटिव असेसमेंट। जिस तरीके से फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ड्यूरिंग द कोर्स होता है, ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस होता है, उसी तरीके से फॉर्मेटिव असेसमेंट भी
ड्यूरिंग द कोर्स या ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन कैरी आउट किया जाता है। जिस तरीके से सबमिटिव इवैल्यूएशन होता है एट द एंड ऑफ कोर्स, उसी तरीके से सबमिटिव असेसमेंट भी एट द एंड ऑफ कोर्स होता है। इन दोनों को हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और सबमिटिव इवैल्यूएशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन भी ड्यूरिंग द प्रोसेस कैरी आउट होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट भी ड्यूरिंग द कोर्स कैरी आउट होता है। सबमिटिव इवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ कोर्स या एट द एंड ऑफ टर्म कैरी आउट होता है, सबमिटिव असेसमेंट भी एट द एंड ऑफ कोर्स या एट द एंड ऑफ यूनिट कैरी आउट होता है। लेकिन असेसमेंट और इवैल्यूएशन में डिफरेंस है, इसलिए ही फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और फॉर्मेटिव असेसमेंट में भी डिफरेंस आता है और सबमिटिव इवैल्यूएशन और सबमिटिव असेसमेंट में भी डिफरेंस आता है। लेकिन इन दोनों के डिफरेंस के बारे में हम इस वीडियो में नहीं जानेंगे, इसके लिए एक अलग वीडियो बनाई गई है, आप उसमें जाके उसको देख सकते हैं। इसके बाद वाली वीडियो जो है उसमें आप इन दोनों के डिफरेंसेस को जान सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जैसे अभी हमने देखा कि ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें मॉनिटर किया जाता है स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को कंटिन्यूसली इन अ नॉन थ्रेटनिंग एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट। एक बच्चों की सहूलियत, बच्चों के अनुकूल एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाता है जहां बच्चा फ्रीली एक्टिविटीज कर सके और उस एनवायरनमेंट में बच्चों की प्रोग्रेस मॉनिटर की जाती है, चेक की जाती है। इसमें बच्चों को इस बात का डर नहीं रहता कि अगर कोई एक्टिविटी मैं करूंगा गलत हो गई तो मैम उसके नंबर काटेगी। ऐसा कोई डर बच्चों के मन में नहीं होता। जो भी एनवायरनमेंट बनाया जाता है वो बच्चों के लिए ही बनाया जाता है ताकि वो कंफर्टेबली अपना काम कर सके। फिर है प्रोवाइड रेगुलर एंड डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। बच्चों को रेगुलर फीडबैक दिया जाता है ड्यूरिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट। फीडबैक यानी कि जो एक्टिविटीज करवाई गई उसमें बच्चों का कैसा रोल रहा और बच्चा कैसे इंप्रूव कर सकता है, इस तरीके से फीडबैक बच्चों को दिया जाता है। और डिस्क्रिप्टिव होता है वो फीडबैक। डिस्क्रिप्टिव मतलब कि बच्चों को डिटेल में बताया जाता है कि कहाँ उन्होंने अच्छा किया, कहाँ पे उनकी कमी रही, कहाँ उनको इम्प्रूव करने की जरूरत है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बच्चों को चांस दिया जाता है, टीचर बच्चों को एक मौका देती है जहाँ बच्चे अपनी ही परफॉर्मेंस पर रिफ्लेक्ट कर सके। मतलब जब बच्चों को डिस्क्रिप्टिव फीडबैक दिया जाता है तो बच्चों की समझ बनती है कि उन्हें कहाँ इम्प्रूव करना है। इस बेसिस पे बच्चा अपनी ही परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करता है, सोचता है, समझता है और वो ये देखता है कि उसने कितना सीख लिया है और उसे कितना सीखने की जरूरत है। इस बेसिस पे अलाउ दैम टू डू पीयर असेसमेंट। इसके बाद जब बच्चा ये चीज सीख लेता है, जान लेता है कि उसने कहाँ अच्छा किया, तो वो अपना कंपैरिजन अपने पीयर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ करने लगता है। वो अपने दोस्तों को बताता है कि उन्होंने कहाँ अच्छा किया और कहाँ उनको कमी रही। साथ साथ वो अपना कंपैरिजन करता है अपने दोस्तों के साथ। मेरे दोस्त ने ये चीज अच्छी करी, उसने ये बात अच्छी बोली, इस बात को मैं अपने आप पे लागू कर सकता हूँ। ये चीजें सोच के बच्चा सेल्फ रिफ्लेक्शन भी करता है और पीयर रिफ्लेक्शन, पीयर असेसमेंट भी करता है। रेज सेल्फ एस्टीम ऑफ द चाइल्ड। इससे बच्चों की एस्टीम बढ़ती है, उनका अपने आप पे भरोसा बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है। और साथ ही साथ रिड्यूसिंग द वर्कलोड ऑफ टीचर, और टीचर का वर्कलोड कम होता है इससे। वी असेस आवर ओन लर्निंग। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का ही पार्ट है कि बच्चा अपने आप की लर्निंग असेस करता है। किस तरीके से असेस करता है एक बार ये देख लेते हैं। सबसे पहले आई डोंट अंडरस्टैंड येट, यानी जो स्टेज 1 होती है या हम स्टेप 1 कहें, जब बच्चों को कुछ भी नहीं पता तो वो ये असेस करता है कि आई डोंट अंडरस्टैंड येट, अभी मुझे इसके बारे में कुछ समझ नहीं आया है। फिर धीरे धीरे जब डिस्कशन होता है क्लास में या टीचर बच्चों को बताती है या वो अपने पेरेंट्स से पूछता है तो उसे लगता है कि आई एम बिगनिंग टू अंडरस्टैंड दिस, मुझे अब ये चीज समझने आने लगी है विद हेल्प, किसी की हेल्प के साथ। अब वो हेल्प कोई भी कर सकता है, उसका दोस्त भी कर सकता है, पेरेंट्स भी कर सकते हैं, टीचर भी कर सकती है। आई अंडरस्टैंड एंड आई कैन डू दिस बाय माई सेल्फ। अब ये चीज मुझे समझ आ गई है और मैं ये चीज अपने आप कर सकता हूँ। कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, डिस्कशन है, एक्सपेरिमेंट है, अब वो मुझे समझ आ गया है और मैं खुद कर सकता हूँ। फोर्थ स्टेज होती है या फोर्थ स्टेप होता है आई अंडरस्टैंड एंड आई कैन टीच समवन एल्स। अब मैं ये चीज समझ सकता हूँ, मेरे को समझ आ गई है और मैं अब दूसरों को भी करवा सकता हूँ, यानी पीयर असेसमेंट भी कर सकता हूँ या फिर ये एक्सपेरिमेंट मैं अपने फ्रेंड्स को भी करवा सकता हूँ। ये होता है सेल्फ असेस, जिसमें बच्चा ये जानता है कि उसे क्या चीज नहीं आती है, क्या चीज सीखनी है और क्या चीज उसे आती है। नेक्स्ट है टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट करते वक्त टीचर्स किन किन टूल्स को और टेक्निक्स को यूज करती है उसके बारे में हम देखेंगे। कुछ टूल्स है जैसे ऑब्जर्वेशन, पोर्टफोलियो, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स एंड मार्कशीट। इन सभी टूल्स का टीचर यूज करती है बच्चों को असेस करते वक्त। इसका डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। इसी तरीके से कुछ टेक्निक्स है जो टीचर यूज करती है जैसे कि क्लास वर्क,
क्विज करवाना, होमवर्क देना, वर्कशीट, ओरल टेस्ट लेना, असाइनमेंट है, ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं, एक्सपेरिमेंट करवाना, प्रोजेक्ट्स लेना या फिर इंटरव्यू लेना। ये कुछ टेक्निक्स है जिनको यूज़ करके टीचर फॉर्मेटिव असेसमेंट बच्चों का करती है। इसकी डिटेल भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। नेक्स्ट है सबमिटिव असेसमेंट। सबमिटिव असेसमेंट जैसे कि हमने कुछ देर पहले देखा था कि जो असेसमेंट एट द एंड ऑफ कोर्स या एट द एंड ऑफ यूनिट किया जाए वो सबमिटिव असेसमेंट होता है। Summative assessment methods are the most traditional way of evaluating student work. किसी बच्चे का काम इवेल्युएट करने का सबसे ट्रेडिशनल तरीका है, पारंपरिक तरीका है समेटिव असेसमेंट। जिस तरीके से पहले बच्चों का जो टेस्ट लिया जाता था या बच्चों की नॉलेज चेक की जाती थी वो एट द एंड ऑफ टर्म करवाया जाता था, जैसे फर्स्ट टर्म का एग्जाम होना, सेकेंड टर्म का एग्जाम होना, फाइनल एग्जाम होना, इस तरीके से कुछ एग्जाम्स लिए जाते थे, उसमें बच्चों का असेसमेंट किया जाता था। तो सबमिटिव असेसमेंट बिल्कुल वही है, जब एट द एंड ऑफ टर्म बच्चों का एग्जाम लिया जाए, उनको असेस किया जाए, वो सबमिटिव असेसमेंट होता है। इट इज कैरी आउट एट द एंड ऑफ कोर्स ऑफ लर्निंग। ये हम जान चुके हैं कि जब लर्निंग खत्म होती है या प्रोसेस खत्म होता है उसके बाद सबमिटिव असेसमेंट लिया जाता है। इट सम्स अप हाउ मच अ स्टूडेंट हैज लर्नड फ्रॉम द कोर्स। ये बताता है कि बच्चे ने उस कोर्स में, उस प्रोसेस में या उस यूनिट में क्या सीखा, उसका एक समअप देता है। इट इज यूजुअली अ ग्रेडेड टेस्ट। ग्रेडेड टेस्ट मतलब कि इस टेस्ट के लिए बच्चों को ग्रेड किया जाता है, मार्क्स दिए जाते हैं, उसमें उसको बच्चे को जज किया जाता है कि उसने कितना परफॉर्म किया, कैसा परफॉर्म किया। इट सर्टिफाइज द लेवल ऑफ अचीवमेंट ओनली एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पे ही ये बताता है कि बच्चे ने कितना अचीव कर लिया है, बच्चों के अचीवमेंट का क्या लेवल है। यानी कि जब प्रोसेस खत्म होता है या टर्म खत्म होता है, जब हम बच्चों का टेस्ट लेते हैं तब हमें पता चलता है कि इस टर्म के दौरान या फिर इस यूनिट के दौरान बच्चों ने क्या सीखा है। ये एट द एंड ऑफ टर्म होता है, इसलिए इसमें इम्प्रूवमेंट का स्कोप थोड़ा कम होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आप एग्जाम्पल्स दिए, जैसे एग्जाम लेना या रिटर्न टेस्ट लेना या टेस्ट लेना एट द एंड ऑफ कोर्स, ये सारे के सारे सबमिटिव असेसमेंट के टूल्स हैं या सबमिटिव असेसमेंट के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम देखते हैं कुछ टूल्स जो सबमिटिव असेसमेंट के लिए यूज होते हैं। टूल्स जैसे कि ऑब्जर्वेशन, पोर्टफोलियो, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स एंड मार्कशीट। आपको ये लगेगा कि ये सारे टूल्स बिल्कुल वही हैं जो हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट में देखे थे। हाँ, ये बिल्कुल वही टूल्स हैं, वही टेक्निक्स है जो हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट में देखी थी, बट इनका यूज कब होता है और कैसे होता है, इस बेसिस पे इन दोनों में डिफरेंसेस आ जाते हैं। इसके बारे में भी डिटेल में आप नेक्स्ट वीडियो में जान सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेटिव और सबमिटिव में क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। फॉर्मेटिव जो है ड्यूरिंग द प्रोसेस होता है, हमने देख लिया, और सबमिटिव जो है एट द एंड ऑफ प्रोसेस होता है, ये भी हमने देख लिया। लेकिन इन दोनों में सिमिलैरिटीज भी हैं, जो है बोथ आर वेज टू असेस स्टूडेंट्स लर्निंग। स्टूडेंट की लर्निंग को असेस करने के दोनों ये तरीके हैं, चाहे फॉर्मेटिव हो चाहे सबमिटिव हो, दोनों बच्चों की लर्निंग को असेस करने के लिए यूज किए जाते हैं। बोथ आर द अपॉर्चुनिटीज टू गिव एंड रिसीव फीडबैक। दोनों में ही ये अपॉर्चुनिटी बच्चे को दी जाती है कि वो टीचर से फीडबैक ले और वो बाकी स्टूडेंट्स को फीडबैक दे। दोनों में ही बच्चों को ये अपॉर्चुनिटीज दी जाती है। बोथ आर द वेज टू इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। टीचिंग कितनी इफेक्टिव रही, फ्रूटफुल रही, कितना इसका फायदा रहा, इसको जानने के लिए ये दोनों तरीके यूज किए जाते हैं, दोनों असेसमेंट यूज किए जाते हैं। अब देखते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर स्टाफ यानी टीचर के लिए इसमें क्या बेनिफिट है कि ये स्टूडेंट की लर्निंग को मॉनिटर करता है और ये बताता है कि बच्चों की प्रोग्रेस कितनी रही। ये यूज होता है बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए और कितना टीचिंग रिस्पॉन्सिव रहा, मतलब बच्चों को जब हमने पढ़ाया बच्चों का कैसा रिस्पॉन्स रहा, कैसी प्रतिक्रिया रही, ये जानने के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट का यूज किया जाता है। और बच्चों के लिए कैसे फायदेमंद है, टू इवेल्युएट देयर ओन लर्निंग। बच्चे इससे अपनी लर्निंग खुद इवेल्युएट कर सकते हैं। जब बच्चों को एक बार टीचर से फीडबैक मिलता है तो वो बच्चा अपने आप पे रिफ्लेक्ट करता है कि उसे इम्प्रूव करने की जरूरत है, इसलिए बच्चों के लिए फायदेमंद है। टू बिल्ड देयर नॉलेज, बच्चे इससे अपनी खुद की नॉलेज बना सकते हैं, क्योंकि जब बच्चों को पता लग जाता है कि उनकी कहाँ खामियां रह गई है तो बच्चा उन खामियों को पूरी करता है। टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, बच्चों को ये उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस जानने में मदद करता है। उनको इससे पता चलता है कि वो किस टॉपिक में या किस फील्ड में स्ट्रॉन्ग है और किस फील्ड में वीक है। टू कंटिन्यू इम्प्रूव लर्निंग, लर्निंग इससे रेगुलर बेसिस पे इम्प्रूव होती है और ये टारगेट करता है लर्निंग को, कि मतलब लर्निंग इंश्योर हो बच्चों की, बच्चा जो भी पढ़े उससे कुछ सीखे, ये इस चीज को इंश्योर करता है। सबमिटिव असेसमेंट
सबमिटिव असेसमेंट टीचर के लिए कैसे यूजफुल है? टू मेजर वेदर अ स्टूडेंट हैज मेट लर्निंग आउटकम्स, मतलब जो टीचर ने आउटकम्स सेट किए थे वो फुलफिल हुए या नहीं, इस चीज को जानने के लिए सबमिटिव असेसमेंट का यूज किया जाता है। एंड टू व्हाट एक्सटेंड एट द एंड ऑफ यूनिट ऑफ स्टडी की या फिर यूनिट के एंड में इस चीज को देखा जाता है। इस चीज को देखा जाता है कि किस हद तक जो ऑब्जेक्टिव्स हैं फुलफिल हुए। टू मेक फर्दर इम्प्रूवमेंट इन फ्यूचर इटरेशन, मतलब आगे जो टॉपिक्स हम पढ़ाएंगे बच्चों को उसमें कहाँ इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत है, या जो आगे एक्टिविटीज करवाएंगे उनमें क्या इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत है, उसके लिए सबमिटिव असेसमेंट का यूज किया जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट का यूज किया जाता है उसी टॉपिक में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए जो टीचर करंटली बच्चों को पढ़ा रही है, लेकिन सबमिटिव असेसमेंट का यूज किया जाता है उस टॉपिक को पढ़ाने में जो इन फ्यूचर टीचर बच्चों को पढ़ाएगी। बच्चों के लिए इसका क्या फायदा है? टू अंडरस्टैंड देयर ओवरऑल परफॉर्मेंस इन अ यूनिट ऑफ स्टडी, किसी एक पर्टिकुलर यूनिट में उनका कितना ओवरऑल परफॉर्मेंस रहा, कैसा रहा, इस चीज को जानने के लिए सबमिटिव असेसमेंट का यूज होता है। टू अंडरस्टैंड वेदर दे हैव मेट द लर्निंग आउटकम्स एंड टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक उन्होंने आउटकम्स का अचीव कर लिया है और कितने आउटकम्स अचीव करने बाकी हैं, इस चीज के जानने के लिए भी सबमिटिव असेसमेंट का यूज होता है। अब तक के लिए इतना ही दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।